गुड मॉर्निंग एक बार फिर। भैया कोशिका चल रहा है। देखो अभी तक मैंने एक लेसन पढ़ाया है पहला। एक बच्चे ने बोला सर 1 से लेके 7 लेसन हो गए आपके। मैंने कहा भैया अभी पहला ही हुआ है, ऐसे जल्दी थोड़ी ना होते हैं। बोर्ड का एग्जाम दोगे तो बोर्ड की तैयारी भी, नीट की तैयारी भी, एनसीईआरटी में तो फायदा ही फायदा है। क्योंकि पूरा एनसीईआरटी देखो, कल पेपर हुआ है। अपने बच्चे जो है 90 में से कोई मतलब जो बोलते हैं ना भैया, जिसकी 70% हो, 65% हो, वो भी आगे बोलता है सर मेरे 75 सही है, 80 सही है। पर मेरा मानना है भैया कम से कम 85 क्वेश्चन सही होने चाहिए, जो हमारे लगभग 15-16 बच्चों के तो है। लेकिन फिजिक्स ने थोड़ा काम खराब कर दिया। पूरे साल भर कुछ जगह पे एक्स्ट्रा पैसे लेके न्यूमेरिकल करवाते हैं, वहां पर फिजिक्स में फिर भी नंबर नहीं आ रहे। बताओ, एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। चले सुने, अपन पढ़ रहे हैं भैया कोशिका। भी एक लेसन हुआ है पहला, उसका रिवीजन करवाएंगे। अभी 8वां लेसन चल रहा है कोशिका, और कोशिका में कुछ टॉपिक पढ़ाए हैं। 8 वीडियो बनाए हैं, जो सारे वीडियो आपके उस पर दे दिए। और जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ इसके भी पूरे नोट्स डाल चुका हूँ भैया, कल रात के नोट्स डाल दिए थे। तो आज का भैया पहला टॉपिक है जो आज पढ़ने जा रहे भैया। देखो चैप्टर नंबर तो 8 चल रहा है, कोशिका यानी सेल। और आज का जो टॉपिक है भैया वो है गोल्जी काय। आज के टॉपिक का नाम है भैया गोल्जी काय या गोल्गी बॉडी, या इसको कहते हैं भैया जाली काय। ये इसके सारे नाम है भैया, सारे नाम है इसके ये। अब नाम है तो भैया इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, वो समझते जाना भैया। सबसे पहले तो भैया इसके बारे में पहला पॉइंट। अब देखो पहला पॉइंट क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया, ध्यान देना। इसका खोजकर्ता, अब ये इसका खोजकर्ता भी नीट में आ चुका है। इसके खोजकर्ता का नाम है भैया कैमिलो गोल्जी। इसके खोजकर्ता का नाम है कैमिलो गोल्जी। और इसने 1898 में उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में खोज की। ये भी आ चुका है नीट के अंदर। तो भैया कैमिलो गोल्जी है, और यहां बताएंगे भैया इन्होंने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में 1898 में देखा, 1898 में देखा था भैया। ये पहला पॉइंट। मतलब एक तो कैमिलो गोल्जी, दूसरा उल्लू की तंत्रिका कोशिका, तीसरा सन। देखो सन कम ही आते हैं, पर इसमें तो दे रखा है तो आ सकता है भैया, पहले आ चुका है। फिर बताएंगे भैया दूसरा पॉइंट। देखो दूसरा पॉइंट जो है एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। एकल झिल्ली वाला कोशिकांग। अब एकल, जिनसे नहीं पढ़ा है वो सुनना भैया। जैसे भी हमने हरित लवक पढ़ा तो उसके बाद डबल झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर डबल झिल्ली है। और भैया बाकी जो ये बता रहे अंतर्हृदय जालिका में एक झिल्ली है। तो 2 झिल्ली वाले तो 2 ही है, जिनमें 2 झिल्लियां पाई जाती है, हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया। जिनमें झिल्लियां नहीं पाई जाती है वो राइबोसोम तारक का है। और बाकी जो भी पूछे ना, चाहे वो अंतःपृथवी जालिका हो, गोल्जी काय हो, रिक्तिका हो, लाइसोसोम हो, सब एक झिल्ली वाले। भाई डबल झिल्ली वाले कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। और बिना झिल्ली वाले तारकाय, राइबोसोम। और बाकी सारे एकल झिल्ली वाले। तो ये यहाँ बता रहे हैं जो गोल्जी काय होता है वो एक झिल्ली वाला कोशिकांग है भैया, एक ही झिल्ली पाई जाती है। और इसका जो व्यास होता है भैया, तीसरा पॉइंट है भैया, इसका व्यास 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर। इसका व्यास बता दिए 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर। दूसरा, किसी भी कोशिका में जो होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक के ऊपर गोल्जी काय पाया जाता है। कि किसी कोशिका के अंदर केंद्रक के ऊपर पाया जाता है तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी भैया? चौथा पॉइंट है इसकी स्थिति। और स्थिति कहाँ होती है भैया? केंद्रक के ऊपर या केंद्रक के समीप लिख देते, केंद्रक के समीप पाया जाता है। ये इसकी स्थिति हो गई। अब 5वां पॉइंट भैया ध्यान देना, जंतु कोशिकाओं में विकसित
इसे कहते हैं लाइपोकॉन्ड्रियोन। पादप कोशिकाओं में अविकसित, उसे कहते हैं डिक्टियोसोम। तो यहां नाम बोलेंगे भैया, जंतु कोशिकाओं में इसे लाइपोकॉन्ड्रियोन। अब लाइपोकॉन्ड्रियोन इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया ये लिपिड वसा का निर्माण करता है। वह पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम कहते हैं। तो भैया पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम कहते हैं। भैया देखो, जंतु कोशिकाओं में विकसित है तो लाइपोकॉन्ड्रियोन, पादप कोशिकाओं में अविकसित है तो डिक्टियोसोम कहते हैं। कोई दिक्कत हो देख लो भैया। बड़े अब यह अगला पॉइंट देखो, ध्यान देना भैया। अब अगला पॉइंट क्या है भैया, सुनना है इसमें भी। इस गोल्जी काय का आकार निरंतर बदलता रहता है, तो इसको कहते हैं बहुरूपिक। पादप कोशिकाओं का या जंतु कोशिकाओं का बहुरूपिया, यानी कि पॉलीमॉर्फिक, बहुत सारे रूपों में पाया जाता है। तो लिखेंगे क्या, इसका आकार परिवर्तनशील होता है। तो देखो, इसका आकार जो होगा भैया परिवर्तनशील होता है, इसका आकार परिवर्तनशील होता है। इसलिए इसे पॉलीमॉर्फिक या बहुरूपिक अंग कहते हैं। बहुरूपिक कोशिकांग, क्योंकि कोशिका के अंदर है तो इसका कहते हैं भैया बहुरूपिक कोशिकांग कहते हैं। अरे भैया आकार बदलता रहता है, अभी बताएंगे कैसे आकार बदलता है ये। तो बहुरूपिक अंग भी हो गया भैया, ये बहुरूपिक अंग हो गया ये। अब अगली खास बात क्या है, इसका निर्माण जो होता है भाई, गोल्जी काय जो होता है, इसका निर्माण जो होता है 3 तरह की संरचनाओं से होता है। इसका निर्माण 3 तरह की संरचनाओं से, जैसे अंतःप्रदेश जालिका में हुआ था। इसका निर्माण 3 संरचनाओं से होता है, 3 संरचनाओं से होता है, जिसका नाम भी इसके अंदर। एक तो है सिस्टर्नी। अरे अंतःप्रदेश जालिका में पढ़ा था, जैसे नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा। सिस्टर्नी। दूसरा होता है भी इसके अंदर वेसिकल, और तीसरा होता है भी इसके अंदर ट्यूब्यूल। ये 3 संरचना होती है भैया। अब 3 संरचना कैसी बता रहे वो समझना भी आप इसके अंदर। देखो, हालांकि मैंने वहां बताया था लेकिन दोबारा बता देता हूं। देखो, यदि लंबी लंबी कोशिकाएं हैं, यदि लंबी नलिकाएं हैं भैया, ये लंबी लंबी नलिकाएं हैं, तो इनका नाम है भैया सिस्टर्नी। सिस्टर्नी को कहते हैं भैया कुंडिका। ये लंबी नलिकाएं होती है और शाखित नहीं होती, इसकी कोई शाखाएं नहीं निकलती, देखो सब अलग अलग है। दूसरी होती है भैया गोल और छोटी, इनको कहते हैं भैया पुटिका, या इनको कहते हैं वेसिकल। देखो, ये लंबी व अशाखित, ये गोल व छोटी, और तीसरी छोटी व शाखाएं निकली। देखो इस तरह से ये शाखाएं, इसका नाम होता है भैया नलिका, या इसको कहते हैं ट्यूब्यूल। तो देख लो भैया यहां तक। अब गोल्जी काय में क्या होता है, जो सिस्टर्नी होती है ना, सिस्टर्नी, इनका समांतर ढेर पाया जाता है। वो एक दूसरे के समांतर है, 1 2 3 ऐसे बहुत सारी होती है। इनका समांतर ढेर पाया जाता है। ढेर मतलब समूह। देखो, एक के नीचे एक पाई गई, इस समांतर ढेर पाया जाता है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए गोल्जी काय को जालिकाय कहते हैं। ऊपर नाम दे रखा है भैया, जालिकाय कहते हैं। एक बार देख लेना। देखो, बहुत सिंपल सी संरचना बताई भैया, जालिकाय कहते हैं इसको। सुन लेना अच्छे से, दोबारा सुन ले भैया। आज का टॉपिक है गोल्जी काय। सबसे पहले को गोल्जी काय, गोल्गी बॉडी, जालिकाय। और नाम बताऊं,
जंतु कोशिकाओं में लाइपोकॉन्ड्रियन, पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम। अब देखो सबसे पहले खोजकर्ता का नाम कैमिलो गोल्जी। इन्होंने भैया 1898 में कहा देखा था? उल्लू की तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में। तो भैया गोल्जी का है कि खोज कर दी कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में 1898 में देखा। फिर बताया भैया ये एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है, एक झिल्ली पाई जाती है बाहर केवल। फिर बताया भैया इसका व्यास 0.1 से 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। फिर बताएंगे स्थिति कहाँ पाया जाता है? कोशिका में केंद्रक के समीप या केंद्रक के ऊपर। फिर बताया भैया पादप को जंतु कोशिकाओं में विकसित होता है तो इसे लाइपोकॉन्ड्रियन कहते हैं, और पादप कोशिकाओं में अविकसित होता है तो इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। और भैया ये जो गोल्जी का है इसका आकार परिवर्तनशील होता है, इसका शेप जो होता है, साइज होता है, बदलती रहती है, तो इसे क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक या बहुरूपिक कोशिकांग कहते हैं, कोशिका के अंदर का अंग है। इसके बाद भैया इसका निर्माण 3 तरह की संरचनाओं से होता है। देखो यदि लंबी कोशिकाएं, लंबी और अशाखित सिस्टर्नी, गोल और छोटी है तो पुटिका या वेसिकल, और यदि छोटी और शाखाएं निकली देखो ये शाखाएं, तो इसे कहेंगे क्या? नलिका या ट्यूब्यूल। 3 तरह की संरचनाओं से बना होता है। और इसमें ज्यादातर क्या होता है? अधिकांश होती है सिस्टर्नी, और ये देखो एक के नीचे एक समांतर ढेर, ढेर मतलब समूह, तो इसे कहते हैं गोल्जी काय को जाली काय कहते हैं। देख लो, जंतु कोशिकाओं में लिपिड बनाता है तो लाइपोकॉन्ड्रियन, पादप कोशिकाओं में अविकसित तो डिक्टियोसोम, और यदि सिस्टर्नी का ढेर पाया जाता है तो जाली काय कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, फटाफट से बड़े। अब ध्यान देना भी आगे कोई दिक्कत देखो भाई, वर्ड तो इम्पोर्टेंट ही है। कैमिलो गोल्जी है, इसमें उल्लू की तंत्रिका कोशिका है, डिक्टियोसोम है, लाइपोकॉन्ड्रियन है, पॉलीमॉर्फिक अंग है, अपना आकार बदलता रहता है, ये खास है। और जालिकाएं क्यों कहते हैं? एनसीईआरटी में दे रखा है भैया, क्योंकि इसमें सिस्टर्नी या कुंडिकाओं का समांतर ढेर पाया जाता है तो जालिकाएं कहते हैं। बड़े चले जाते भैया। अब इसके बारे में देखो आगे इसका डायग्राम बना के समझाएंगे भैया। अब डायग्राम समझना भी है इसका। बोर्ड तो देखो ऐसे ही मिटेगा धीरे धीरे, 1 मिनट लगा देंगे इसको मिटाने में। मैंने क्या कहा 1-2 मिनट लगेंगे भैया। देखो इसको बोर्ड क्या है, आजकल के बोर्ड ही इनको भी कोरोना हो गया है, कोरोना। चले अभी 1-2-4 सेकंड और लगेंगे बस ये। अब देखो इसकी संरचना समझाने जा रहा हूं भैया। देखो संरचना कैसे समझाएंगे वो देखनी है आपको। तो देखो यहां बता रहे भी इसमें ऐसी सिस्टर्नी का ढेर होगा, ढेर, तो देखो ये ढेर बना रहे भैया। ये पहली बता दी, ये दूसरी बता दी भैया। देखो सिस्टर्नी बना रहा हूं, और बना देते देखो इस तरह से। ये ढेर बनाते जा रहे हैं भैया, देखो इस तरह से। फिर वापस एक और बना दी भैया। ऐसी बहुत सारी होती, देखो सिस्टर्नी ये वाली, ये सिस्टर्नी इनमें डॉट डॉट लगाते थे भैया इस तरह। ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ये 4 हो गई, ऐसे बहुत सारा ढेर बना दिया भी हमने।
ये तो होती है सिस्टर्नी, ज्यादातर यही होती है भैया। इनका समांतर ढेर पाया जाता है, ढेर। और इनका जो होता है भैया समांतर ढेर होता है। ढेर मतलब समूह, ढेर मतलब समूह होता है। और इसी के आधार पे इसका नाम क्या है भैया, गोल्जी काय को कहते हैं जाली काय। और भैया देखो ध्यान देना, इसमें क्या है, छोटी छोटी सी आकर के पुटिकाएं जुड़ती है। देखो इस तरह से ये पुटिकाएं जुड़ रही, देखो इसमें ये पुटिकाएं अंतःप्रदवी जालिका से आकर जुड़ती हैं यहाँ पर। और साइड में भैया छोटी छोटी सी नलिकाएं भी बना देंगे, देखो इस तरह से। ये शाखित भी बना रहे हैं भैया। तो देखो ये होगी पुटिकाएं, यानी कि वेसिकल। ये होगी भैया नलिकाएं, और नलिकाओं को कहते हैं भैया ट्यूब्यूल। गोल्जी काय पढ़ रहे हो, इन तीनों संरचनाओं से तो बनाए भी है ये वाला, इन तीनों संरचनाओं से बनाए। अब देखो इसमें निचली सतह जो होती है, यहाँ पर पुटिकाएं जुड़ रही है। बताओ पुटिकाएं कहां से आई, अंतःप्रदवी जालिका से। तो एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है गोल्जी काय का अंतःप्रदवी जालिका से निकट संबंध है। भैया गोल्जी काय पढ़ो, इसका संबंध किससे, निकट संबंध अंतःप्रदवी जालिका से। अंतःप्रदवी जालिका से पुटिकाएं आ रही है, कुंडिकाएं आ रही है, वो आकर के जुड़ के क्या बना रही है भैया, गोल्जी काय। तो ये पुटिकाएं जहां जुड़ रही है, नीचे वाले सिरे पर देखो जुड़ रही है, तो भैया इसका नाम है निर्माणी सतह या निर्माणकारी सतह। इसका नाम है निर्माणकारी सतह, या इसका एक नाम और है भैया, इसको कहते हैं सिस सतह, सिस। और ऊपर वाला जो सिरा है भैया, यहां से ये पुटिकाएं अलग हो रही है। देखो यहां से ये पुटिकाएं अलग हो रही है भैया। जब ये पुटिकाएं अलग होंगी, देखो अंतःप्रदवी जाली देखो कहां से आ रही है, ये वाली, यहां लिख देंगे अंतःप्रदवी जालिका। ये अंतःप्रदवी जालिका से आ रही है, पुटिकाएं आकर जुड़ती है निचले सिरे से जुड़ेंगी तो गोल्जी काय का आकार बढ़ेगा। तो यहां से क्या होगा, इसका नाम है निर्माणकारी सतह या सिस सतह, फॉर्मेटिंग। और ऊपरी सिरे से देखो यहां से ये पुटिकाएं अलग हो रही भैया, ये पुटिकाएं अलग हो रही है। और जो पुटिकाएं अलग होती है तो इनको कहते हैं लाइसोसोम। और यहां से पुटिकाएं अलग हो रही है तो भैया इस सतह का नाम है परिपक्वन सतह। ये परिपक्वन सतह, और इसको कहते हैं भैया ट्रांस। दो सतह होती है, नीचे पुटिकाएं जुड़ रही है तो भैया इसका नाम है निर्माणकारी सतह या सिस सतह। और जहां से अलग हो रही है वो परिपक्वन सतह, ट्रांस सतह। गोल्जी काय का आकार यही भी है। देखो गोल्जी काय का निर्माण तीन तरह की संरचनाओं से हुआ। कहां से आई ये तीनों, अंतःप्रदवी जालिका से। अंतःप्रदवी जालिका की ये कुंडिकाएं आ गई बीच में, पुटिकाएं आ गई, नलिकाएं आ गई, सब मिलकर के गोल्जी काय बनाती है। और गोल्जी काय बन चुका है। तो जहां पर ये अंतःप्रदवी जालिका की पुटिकाएं आकर जुड़ रही हैं तो भैया गोल्जी काय का निर्माण हो रहा है। तो ये निर्माणकारी सतह, सिस सतह। जहां से पुटिकाएं परिपक्व होकर अलग हो रही है तो परिपक्वन सतह या ट्रांस। और जो पुटिकाएं आई थी अंतःप्रदवी जालिका से आके जुड़ी थी, जब अलग होती है तो अलग होने के बाद में देखो इनका नाम क्या है भैया, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम बना दिया, नीचे अंतःप्रदवी जालिका, ये गोल्जी काय और ये लाइसोसोम। इसे कहते हैं भैया गर्ल सिस्टम, GERL। जी मतलब गोल्जी काय, ER मतलब अंतःप्रदवी जालिका, ER कहते हैं अंतःप्रदवी जालिका, और L यानी लाइसोसोम। अरे सिंपल है, ये तो है भैया अंतःप्रदवी जालिका और उससे बना गोल्जी काय।
गोल्जी काय की पुटिका अलग हुई तो लाइसोसोम। देख लो कोई समस्या हो। ये गोल्जी काय का चित्र हो गया भैया, गोल्जी काय का चित्र। क्या क्या बताया भैया? गोल्जी काय में देखो बीच में ये समांतर कुंडिकाओं का ढेर, जाली काय कहते हैं इसलिए। छोटी छोटी गोल थैलियां अंतर्वृत्तीय जालिका से आगे जुड़ रही हैं तो पुटिकाएं या वेसिकल। साइड में ये शाकिर नलिकाएं दे रखी है। जहां पर पुटिकाएं जुड़ती है वो निर्माणकारी सतह, सिस सतह। और भैया जहां से पुटिकाएं अलग होती है वो परिपक्वन सतह या ट्रांस सतह। और जो पुटिकाएं अलग होती है वो क्या बनाती है? लाइसोसोम। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो मैंने नोट्स भेज रखे हैं भैया। ले लिया भैया? अब भैया जिसमें दो सिरे होते हैं ना, दो सिरे, एक तो निर्माणकारी और एक परिपक्वन, तो इसी के कारण गोल्जी काय को ध्रुवीय अंग भी कहते हैं, ध्रुवीय कोशिकांग। भाई दो ध्रुवीय, दो सतह पाई जाती, दो सिरे पाए जाते हैं, एक निर्माणकारी सिस, एक परिपक्वन है ट्रांस। दो सिरे पाए जाते हैं तो इसे कहते हैं भैया ध्रुवीय अंग या ध्रुवीय कोशिकांग। यानी गोल्जी काय की, देखो अगला पॉइंट क्या है? गोल्जी काय की संरचना में ध्रुवीकरण पाया जाता है। अब बताओ ध्रुवीकरण का अर्थ क्या है? जहां पुटिकाएं जुड़ रही है निर्माणकारी सिस, जहां से पुटिकाएं अलग हो रही है परिपक्वन ट्रांस, तो दो सतह पाई जाती है, दो सिरे पाए जाते हैं, निर्माणकारी और परिपक्वन। और दो सिरे पाए जाते हैं तो इसे कहते हैं गोल्जी काय में ध्रुवीकरण। डायग्राम का तो आपने शॉट ले लिया भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद देखो क्या भैया, गोल्जी काय में देखो जहां तक पढ़ा था उसके बाद एक पॉइंट आया, गोल्जी काय में ध्रुवीकरण पाया जाता है। एक तो निर्माणकारी सतह और एक सिस सतह, परिपक्वन सतह, सिस और ट्रांस, या निर्माणकारी और परिपक्वन। भाई देखो एनसीईआरटी का किताब जो डायग्राम है स्पष्ट नहीं है, हमने थोड़ा इस पर नाम वाम सब दे दिए हमने, तो समझना तो पूरा ही पड़ेगा। एनसीईआरटी कहती है जितना हमने दे दिया वो सही है, बाकी समझाने वाला समझाएगा, यानी ट्यूशन लगाना जरूरी है। तो इसलिए बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। अब ये ध्यान दे, पूरे गोल्जी काय के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है 60% और वसा की मात्रा होती है 40। तो भैया ये भी अगला पॉइंट आएगा भैया। क्या क्या बताया भैया इसके अंदर? एक तो भैया गोल्जी काय में क्या होता है? ध्रुवीकरण पाया जाता है। याद रहेगा ध्रुवीकरण, 7-8 पॉइंट हो गए थे, अगला पॉइंट है भैया ध्रुवीकरण पाया जाता है, यानी निर्माणकारी सतह, परिपक्वन सतह पाई जाती है। फिर भैया गोल्जी काय में प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और जो वसा होती है इसका अनुपात होता है 60:40। तो 60 तो प्रोटीन है और 40 क्या है भैया? वसा है। और बताओ भैया इसका कौन से कोशिकांग से संबंध है? निकट अंतर्वर्ती जालिका। और क्या बनाता है? लाइसोसोम। गोल्जी काय हो चुका है भैया, ध्रुवीकरण भी होता है, सब बता दिया हमने इसमें, प्रोटीन और वसा का अनुपात भी बता दिया। अब ध्यान देना भैया, अब गोल्जी काय के कार्य पढ़ेंगे भैया, कार्य। अब देखो गोल्जी काय के कार्य पढ़ेंगे अपन। देखो पहला कार्य क्या है सुनना। देखो इधर से पुटिकाएं जुड़ रही है, उधर से लाइसोसोम बन रहा है। क्या फायदा हुआ? अरे पुटिकाएं जुड़ गई, उनमें कुछ भी नहीं था। जब लाइसोसोम बना तो इनका द्रव उसके अंदर पैक हो गया, पैक। यानी पहला कार्य पदार्थों का संवेष्टन। अरे भैया इधर से पुटिकाएं जुड़ रही है, खाली पुटिकाएं, जब अलग होती है तो लाइसोसोम बनता है, उसमें एंजाइम होते हैं। तो बताओ पहला कार्य क्या है? पदार्थों का संवेष्टन। तो पहला कार्य क्या होगा भैया? पहला कार्य है पदार्थों का संवेष्टन, और संवेष्टन को कहते हैं भैया पैकिंग। पैकिंग करना है। तो देखो इधर से खाली पुटिकाएं जुड़ रही है, उधर से भरी हुई पुटिकाएं, एंजाइम से भरी हुई पुटिकाएं अलग हो रही है।
इसका मतलब इसमें कोई रसायन बना, पदार्थ बने, उन पदार्थों को पैक करके पुटिकाएं अलग कर दी। खाली पुटिकाएं जुड़ रही है, भरी हुई पुटिकाएं अलग हो रही है, तो बताओ उसमें क्या है? एंजाइम, पदार्थ। तो पहला कार्य क्या है? पदार्थों का संवेष्टन। और फिर वो जो लाइसोम बनेगा वो कहीं ना कहीं जाकर के तो पदार्थों को छोड़ेगा ही सही। तो दूसरा कार्य हो जाएगा भैया स्त्रवण। बताओ गोल्जी इकाई का कार्य क्या है? पदार्थों की पैकिंग, संवेष्टन। और फिर वो जो यहां से संवेष्टनों के लाइसोम बना उसमें तो एंजाइम है, वो एंजाइम तो बाहर निकालेंगे, तो उसका नाम है स्त्रवण। ये दूसरा हो गया भी स्त्रवण। इसके अलावा देखो भैया ये लाइसोसोम कौन बना रहा है? गोल्जी इकाई से लाइसोसोम बन रहा है, तो दूसरा कार्य भैया, तीसरा भी है इसके अंदर, लाइसोसोम का निर्माण। लाइसोसोम का निर्माण। देखा, पहला कार्य पदार्थों का संवेष्टन, पैकिंग, दूसरा उनको बाहर निकालेगा तो स्त्रवण, तीसरा है लाइसोसोम बन रहा है, देखो लाइसोसोम का निर्माण। कोई दिक्कत है भी आओ। अब देखो एक एक कोशिका बता रहा हूं, देखो यहां पर ये कोशिका, इस कोशिका में जब विभाजन होता है तो बीच में एक कोशिका पट्टी बनती है। अरे जब एक से दो कोशिकाएं बनती है, देखो पहले एक कोशिका थी, अब दो कोशिकाएं बन रही है, तो बीच में कोशिका पट्टी बनती है। ये भी गोल्जी इकाई बनाता है, यानी विभाजन के समय कोशिका पट्टी कौन बनाता है? गोल्जी इकाई। तो यह अगला कार्य चौथा, विभाजन के समय, विभाजन के समय पहले देखो एक कोशिका थी, अब ये चाहती है दो हो जाए, डबल हो जाए, तो बीच में कोशिका पट्टी बनेगी। कौन बनाएगा भैया? गोल्जी इकाई। तो विभाजन के समय कोशिका पट्टी या सेल प्लेट, सेल प्लेट का निर्माण। तो कोशिका पट्टी भी बना दी, देखो ये कोशिका पट्टी बन गई, कोशिका पट्टी भी बन गई। इसके बाद भैया खास बात है, देखो क्या, ये चार कार्य तो हो चुके हैं, अब अगला कार्य क्या है? पांचवा भैया, इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण होता है। तो देखो यहां क्या बताएंगे? पांचवा, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण। ये गोल्जी इकाई में होता है भैया, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण। एनसीईआरटी में दे रखा है भैया, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन है? गोल्जी इकाई। गोल्जी इकाई तो पढ़ रहे हो। और ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, तो इस क्रिया का नाम है भैया ग्लाइकोसिलेशन। यदि गोल्जी इकाई के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन बनता है तो ग्लाइकोसिलेशन, और ग्लाइकोलिपिड बनता है तो इस क्रिया का नाम है भैया ग्लाइकोसिडेशन। ग्लाइकोसिडेशन क्रिया। दिख तो रहा है ना भैया? दोबारा सुन लो भैया, 5 कार्य हैं, बताओ कौन कौन सा? पहले तो देखो यहाँ खाली पुटिकाएं जुड़ी, भरी हुई निकली, यानी पदार्थों का संवेष्टन, स्त्रवण। पहला तो पदार्थों की पैकिंग करी, फिर उन्हें लाइसोसोम बना तो पैक हो गया, फिर लाइसोसोम से पदार्थ बाहर निकलेंगे तो भैया स्त्रवण। दूसरा भैया इसमें तीसरा कार्य लाइसोसोम का निर्माण, तो देखो गोल्जी इकाई से लाइसोसोम बन रहा है। फिर चौथा बताया भैया कोशिका विभाजन, ये कोशिका भी ये विभाजन करके दो बनाना चाहती है, तो बीच में कोशिका पट्टी कौन बनाएगा? गोल्जी इकाई। कोशिका पट्टी मतलब सेल प्लेट। और फिर भैया इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन के बनने को ग्लाइकोसिलेशन, ग्लाइकोलिपिड के बनने को ग्लाइकोसिडेशन क्रिया कहते हैं। और आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोसिडेशन के संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन है? गोल्जी इकाई। अरे भैया वो समझ में तो आ रहा है ना? तो भैया 5 कार्य हो गए, और भी है, पर आपकी एनसीईआरटी किताब में इतना ही दे रखा था। तो ये 5 कार्यों का भैया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे बढ़ जाए। ले लो भैया स्क्रीनशॉट। ले लोगे भैया स्क्रीनशॉट।
जो एक पॉइंट और ध्यान है भैया सुनना, शुक्राणु का नाम सुना है? शुक्राणु, देखो ये शुक्राणु बता रहे, ये शुक्राणु, ये शुक्राणु बनाया भैया। इस शुक्राणु के अगले सिरे का नाम है एक्रोसोम। शुक्राणु के अगले सिरे का नाम है एक्रोसोम। ये भी गोल्जी का बनाता है। क्या क्या बनाया भैया? पहला देखो, सबसे मुख्य कार्य है तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला है, ऐसे लगेगा सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे मुख्य पहला नंबर होगा हमेशा, याद रखना, जो भी अपन पहला नंबर लिखाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखो क्या दिया, पदार्थों का संवेष्टन, फिर पदार्थ बाहर निकाले जाएंगे तो स्त्रवण, फिर तीसरा भैया लाइसोसोम का निर्माण, देखो लाइसोसोम बन रहा है। चौथा कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी का निर्माण, और भैया किसका मुख्य स्थल है? ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण का मुख्य स्थान। और फिर भैया शुक्राणु के अगले सिरे का नाम है एक्रोसोम। ये भी कौन बनाता है? गोल्जी का है। तो एक कार्य और हो गया भैया, छठा भी लिख सकते हैं तो इसमें एक्रोसोम का निर्माण। तो भैया एक्रोसोम का निर्माण भी होगा कहां पर? शुक्राणु के अगले सिरे पर। अब यह गोल्जी का है पूरा हो चुका है, देख लो, कुछ पूछना हो तो भैया मिटा दे। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया और नोट्स भी तो भेज रखे। तो देखे ध्यान देना भैया, ये यहां तक भी हो गया। अब आगे देखो, ध्यान दे क्या बढ़ते हैं अपन। गोल्जी का है पूरा हो चुका है भैया। अरे ऐसे थोड़ा कि 15-20 मिनट पढ़ के और अपन बोले कि आज एक टॉपिक हो गया, ऐसे तो भैया तुम्हारे भी बोर्ड होने वाला है। मोदी कह चुका है, फिर मोदी जी कह चुके हैं, पीएम मोदी, कि बोला नई शिक्षा नीति में 11वीं को बोर्ड बनाया जाएगा। तो तैयारी करो अच्छी तरह से। जहाँ समझ में नहीं आया व्हाट्सएप पे, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन लिख लेके, कागज पे क्वेश्चन लिख के और पूछते हैं, वॉइस मेल से पूछते हैं। तो पूछ लेना चाहिए भैया यदि कोई समस्या है। वैसे बताओ समस्या एक भी नहीं आएगी। और बोर्ड हो चाहे नीट हो, इसके बाहर देखो, कल का पेपर ही सोल्व करके देखो, यदि कोशिका में से क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे को जरूर आएगा, जितना पढ़ा है उसमें से। भाई पूरा लेसन होने के बाद तो, और कोशिका में से 8-9 लेसन आते हैं भैया, मिनिमम 5 तो यही सही। और कल पेपर हुआ है, उठा के देख लो क्या क्या दिक्कत आ रही है कोशिका वाले लेसन में। भाई अपन तो दूसरे किसी के बारे में क्या बोले, फिजिक्स वाले इतना पढ़ाते हैं फिर भी उनके क्वेश्चन पूरे नहीं होते। बताओ, कोई भी फिजिक्स वाला, मैं हमारे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, ऐसा नहीं कि हमारे वाले तो फिर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ाते सब बढ़िया है भैया, लेकिन परीक्षा तो बच्चे को ही देनी पड़ती है। तो बच्चा जो वहां करके आएगा, लेकिन फिर भी बच्चे का देखो जवाब आके देखो। अच्छा देखो, मैथ्स की बात छोड़ दो, इस बार जो 12वीं का रिजल्ट आया उसमें हमारे बायो में तो फिर भी 2 बच्चों के 100 में 100 आए बोर्ड के अंदर। फिजिक्स में एक भी नहीं है, और केमिस्ट्री में भी हमारे VCI से ये रफीकी पढ़ाते हैं, उनके यहाँ से 1 बच्चा आया, और बाकी कहीं से नहीं। बाकी है तो भैया वो AG केमिस्ट्री का है 100 नंबर, रोहित नागर, बाकी किसी के नहीं है। मैथमेटिक्स में तो आते हैं भैया, लेकिन मैथमेटिक्स वालों की वैल्यू कम होती जा रही है। अब ये देखो गोल्जी का हो गया, अब पढ़ेंगे रिक्तिका। देखो अगला टॉपिक है भैया रिक्तिका। रिक्तिका को कहते हैं रसदानी, या इसको इंग्लिश में कहते हैं भैया वैक्यूल। रिक्तिका। अब भैया सिंपल सी बोलेंगे भैया, कोशिका में, पादप कोशिका में, जंतुओं में नहीं। तो देखो ये पादप कोशिका बना रहे, देखो इस तरह से ये पादप कोशिका बना दी भैया। इस पादप कोशिका का 90% भाग जो है ये रिक्तिका घेरती है, 90% भाग। यानी ये तो है भैया पादप कोशिका, और इसमें ये बता रहे भैया इसमें रिक्तिका, और इस रिक्तिका के अंदर भरा हुआ रस इसे कहते हैं भैया कोशिका रस, या इसको कहते हैं सेल सेप।
और जो रिक्तिका की झिल्ली होती है इसका नाम है भैया टोनोप्लास्ट। इसका नाम है भैया टोनोप्लास्ट। सुन लो देखो, अरे भैया पादप कोशिका का चित्र बनाया हमने, ये पादप कोशिका। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, देखो ये बड़ी सी रिक्तिका, इसकी झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट झिल्ली। अंदर भरा हुआ द्रव क्या भैया? कोशिका रस। कोशिका द्रव्य नहीं, कोशिका रस। अब रस क्यों कह रहे? अरे भैया इसमें जल के अलावा लवण भी होती है, शर्करा भी होती है, अमीनो अम्ल भी होते हैं, सब पाए जाते हैं, अम्ल भी होते हैं। इमली खट्टी है, टार्टरिक एसिड इसी रिक्तिका में होता है। आंवला खट्टा है, सिट्रिक अम्ल कहाँ होगा भैया? वो भी कोशिका रस में। तो भैया इसका नाम कोशिका जल या कोशिका विलीन की जगह कोशिका रस रखा है। तो पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिका कितना परसेंट भाग घेरती है? 90%। खोजकर्ता का नाम डेलिंजर है, डेलिंजर, पर खोजकर्ता आपने नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा। तो देखो पादप कोशिका में 90% भाग को घेरे हुए क्या पाई जाती है? रिक्तिका। इसकी झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट। अंदर भरा हुआ रस है कोशिका रस, या सेल से। तो बताया भैया। अब देखो रिक्तिका के बारे में पहला पॉइंट है भैया, एकल झिल्ली वाला कोशिकांग। इसमें भी एक झिल्ली है भैया, एकल झिल्ली वाला कोशिकांग। मैंने पहले ही कहा था 2 झिल्ली वाले माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक, बिना झिल्ली वाले जिसमें झिल्ली नहीं है तारक काय और राइबोसोम। देखो रिक्तिका स्टार्ट किया, राजधानी रिक्तिका। और देखो रिक्तिका में एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है भैया, और पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है, झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट। रिक्तिका में भरा हुआ द्रव क्या है? कोशिका रस। कोई दिक्कत है क्या? अब भैया पहला है एकल झिल्ली वाला कोशिकांग। दूसरा बताएंगे भैया कोशिका में कितना भाग घेरती भैया? भैया तो कोशिका द्रव्य, चारों तरफ कोशिका द्रव्य, तो यहां बताएंगे कोशिका द्रव्य का 90% भाग घेरती है, 90% भाग घेर लेती है। तो देखो भैया रिक्तिका स्टार्टिंग बीच में क्या कैमरा नहीं चल रहा था, वो पता पड़ गया था। तो देखो रिक्तिका जो होती है राजधानी होती है, वैक्यूल होती है, एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है, कोशिका द्रव्य का 90% भाग घेरती है। तो 90% भाग घेरती है भैया, ये भी हो गया। तीसरा पॉइंट भैया, अब बताओ रिक्तिका की झिल्ली का नाम बताओ। तो भैया रिक्तिका की झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। तो भैया ये टोनोप्लास्ट कहलाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, टोनोप्लास्ट 90% भाग। फिर भैया इसके बाद भैया चौथा पॉइंट, अब रिक्तिका के रस के अंदर भरा हुआ द्रव क्या होता है भैया? कोशिका रस। तो यहां बताएंगे भैया रिक्तिका के भीतर जो तरल होता है इसे कहते हैं भैया कोशिका रस। कोशिका रस कहलाता है। रिक्तिका के भीतर तरल क्या कहलाता है भैया? कोशिका रस। ये जो कोशिका रस होता है भैया, इस कोशिका में अजैविक पदार्थ जमा होते हैं, निर्जीव पदार्थ, उनको कहते हैं एर्गोस्टिक पदार्थ। तो भैया कोशिका रस कहलाता है। और इसमें जो अजैव पदार्थ होते हैं, अजैव पदार्थ, उनका नाम है भैया एर्गोस्टिक पदार्थ। एर्गोस्टिक पदार्थ मतलब रिक्तिका जो कोशिका रस होता है भैया, इस कोशिका रस में कौन से पदार्थ है भैया? इसके अंदर होते हैं एर्गोस्टिक पदार्थ। अरे निर्जीव पदार्थों को करें, कोई भी सजीव चीज नहीं है, अजैव पदार्थ बता रहे भैया, अजैव निर्जीव पदार्थ। तो देखो रिक्तिका एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है, कोशिका द्रव्य का 90% भाग घेरती है। रिक्तिका की झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट है। और रिक्तिका के भीतर जो तरल होता है भैया, इस तरल का नाम क्या भैया? कोशिका रस। इसमें अजैविक पदार्थ होते हैं, अजैविक पदार्थों को क्या कहते हैं? एर्गोस्टिक पदार्थ।
एर्गोस्टिक पदार्थ भी अजैविक पदार्थ। अब कौन कौन से हो सकते हैं भैया इसके अंदर? देखो इसमें एक तो जल हो सकता है, लवण हो सकते हैं, और इसके अलावा जो भी है इसके अंदर एमिनो अम्ल हो सकते हैं। इसके अंदर भैया सिट्रिक अम्ल हो सकता है, सिट्रिक अम्ल हो सकता है। इसके अंदर टार्टरिक अम्ल हो सकता है, आदि लिख देते हैं भैया। अरे कोशिका रस के निर्जीव पदार्थों को, अजैव पदार्थों को क्या कहते हैं? एर्गोस्टिक पदार्थ। और क्या क्या होते हैं? जल, लवण, एमिनो अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल आदि। तो भैया ये भी हो गया भैया रिक्तिका के भीतर भरा हुआ। अब ये जो कोशिका रस होता है ना भी, इसमें एक रंग होता है, केवल एक रंग, और कम से कम 5 बार नीट में है ये। उसका रंग का नाम है एंथोसाइनिन। उसको अलग से बताऊंगा भी, इंपॉर्टेंट है ये। कोशिका रस में देखो सारे तो इधर बता दिए, बस रंग अलग बता रहा हूं। कोशिका रस में एक वर्णक पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम एंथोसाइनिन है। याद करना भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना भैया, रिक्तिका के कोशिका रस में निर्जीव पदार्थ पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं एर्गोस्टिक। रिक्तिका की झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट। रिक्तिका के अंदर भरा हुआ तरल कोशिका रस। इसके अजैविक पदार्थों को कहते हैं एर्गोस्टिक पदार्थ। कौन कौन से होते हैं? जल, लवण, एमिनो अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल आदि। इसी के अंदर एक वर्णक भी होता है, रंग। उस रंग का नाम है एंथोसाइनिन। ये भैया फूलों को लाल नीला रंग प्रदान करता है, नीला, पीला, लाल, जो भी रंग है प्रदान करेगा ये। तो वेरी इंपॉर्टेंट भैया। अब अगला पॉइंट सुनना भैया, खास बात। देखो इसमें क्या है कि जो ये कोशिका बनाई, इसमें जो बाहर जो द्रव भरा है भैया, बाहर जो इसमें ये, अंदर तो टोनोप्लास्ट, रिक्तिका के अंदर तो है कोशिका रस, और जो बाहर द्रव है इसका नाम है भैया टफेनोप्लास्ट। देख तो रहे ना भैया ये वाला वर्ड टफेनोप्लास्ट, दिख रहा है? ये जो टफेनोप्लास्ट है, देखो पदार्थ कहां से कहां जाएंगे? टफेनोप्लास्ट से जाएंगे कोशिका रस में, टफेनोप्लास्ट से कोशिका रस में। सुनना, एक वर्ड दे रहा हूं नया। देखो कोशिका द्रव्य का नाम आ गया टफेनोप्लास्ट। बताओ पदार्थ कहां से कहां जा रहे हैं? टफेनोप्लास्ट से कोशिका रस में। अब थोड़ा इधर ध्यान देना भैया, कोई भी पदार्थ, देखो एक चीज बताओ, यदि मैं मेरे घर पे यहाँ पर इत्र की शीशी खोलूं, परफ्यूम, तो बताओ तुम्हारे तक सुगंध आएगी नहीं आएगी? आएगी, बदबू आएगी। अरे वाह यार, कैसे बोलते हो बताओ भैया? खुशबू आएगी। यहां से मैं सुगंध खोलूंगा तो भैया सभी कमरों में, जो हमारे यहाँ 3-4 कमरे हैं, सभी में सुगंध फैल जाएगी। विसरण क्रिया होती है। कोई भी पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, पर भैया यहाँ उल्टा हो रहा है। देखो इस तरह से, ये रिक्तिका जो है, रिक्तिका के अंदर पदार्थ है अधिक, रिक्तिका में पदार्थ है अधिक, और बाहर जो होता है, बाहर है टफेनोप्लास्ट। देखो अंदर क्या है भैया? कोशिका रस। अरे रिक्तिका के अंदर कोशिका रस है, बाहर क्या है? टफेनोप्लास्ट। अंदर जो है रिक्तिका के पदार्थ अधिक है, बाहर पदार्थ है कम। अब मैंने कहा भैया पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, तो बताओ रिक्तिका के पदार्थ बाहर आने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है तो सांद्रता प्रवणता, दो माध्यमों की सांद्रता में अंतर। अरे कोशिका रस पदार्थ अधिक, टफेनोप्लास्ट पदार्थ कम, दोनों की सांद्रता में अंतर है, उसी को कहते हैं सांद्रता प्रवणता। और बताओ पदार्थ किधर से किधर जाएंगे? नियम तो कहता है अधिक से कम, अंदर से बाहर आने चाहिए, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, बाहर से फिर भी अंदर जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं। तो बताओ सांद्रता प्रवणता के विपरीत हो गए।
तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है भैया, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, पदार्थ जो होते हैं टफेनोप्लास्ट से कोशिका रस में जाते हैं सांद्रता प्रवणता के विपरीत। अरे कोशिका रस में तो पदार्थ ज्यादा है और बाहर टफेनोप्लास्ट में कम है, तो पदार्थ तो बाहर जाने चाहिए। देखो सही नियम तो ये कहता है पदार्थ बाहर आने चाहिए, पर भैया कोशिका बहुत चालू है, ऊर्जा का उपयोग करके जो पदार्थ बाहर जाने चाहिए थे उन्हें बल्कि अंदर ले आई, और भी अंदर ले आई। तो बताओ पदार्थ कहां से कहां जा रहे हैं? टफेनोप्लास्ट से रिक्तिका के अंदर सांद्रता प्रवणता के विपरीत जा रहे, क्योंकि ऊर्जा खर्च हो रही है। तो यहां पर जो वर्ड जो बताना चाहता हूं भैया वो इतना सा वर्ड है, ध्यान देना भैया। सब लिख रखा है तुमने, या तुम्हारे नोट में मिल चुके हैं तुम्हारे को, पर समझाने में तो कुछ ऐसा ही मजा आता है भैया, ध्यान दोगे तो फुल ऐश। बताओ भैया पदार्थ कहां से कहां जाते हैं? पदार्थ टफेनोप्लास्ट से कोशिका रस में, देखो बाहर टफेनोप्लास्ट है, वहां से अंदर जा रहे हैं, नियम के अनुसार या विपरीत? विपरीत ही जा रहे हैं। यहाँ क्या बताएंगे? सांद्रता प्रवणता के विपरीत जाते, सांद्रता प्रवणता के विपरीत जाते। दे रखा है तुम्हारी एनसीईआरटी के सारे पॉइंट है, दोबारा सुन लो रिक्तिका। देखो पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती, होती है तो छोटी छोटी, होता है ना छोटी छोटी। तो भैया यहाँ बता रहे हैं पादप कोशिकाओं में 90% भाग कोशिका द्रव्य का 90% भाग कौन है? रिक्तिका। एक झिल्ली वाला कोशिकांग है, कोशिका द्रव्य का 90% भाग घेरती है। इसकी झिल्ली का नाम क्या भैया? टोनोप्लास्ट झिल्ली। अंदर भरा हुआ द्रव क्या भैया? कोशिका रस। ये कोशिका रस, उसमें अजैविक पदार्थ होते हैं, नाम है एर्गोस्टिक पदार्थ। कौन कौन से? जल, लवण, अमीन अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। फिर बताएंगे भी इसके अंदर इस कोशिका रस में एक रंग या वर्णक पाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा रंग है भैया? एंथोसाइनिन, जो फूलों को लाल नीला रंग प्रदान करता है। फिर बताएंगे भैया पदार्थ बताओ इसमें कहां से कहां जा रहे? अंदर कोशिका, रिक्तिका के अंदर तो है कोशिका रस, बाहर वाला द्रव है टफेनोप्लास्ट। वैसे नियम तो ये कहता है, देखो कोशिका रस और बाहर टफेनोप्लास्ट दोनों की सांद्रताओं में अंतर होता है। अंतर को कहते हैं सांद्रता प्रवणता। और पदार्थ कोशिका रस से बाहर आने चाहिए थे, लेकिन कहां जा रहे हैं? टफेनोप्लास्ट से अंदर, यानी सांद्रता प्रवणता के विपरीत, क्योंकि इसमें ऊर्जा खर्च की गई है। ऊर्जा मतलब एटीपी। तो ये भी हो गया भी यहां तक, देख लो कोई दिक्कत हो। इसके बाद है भैया रिक्तिका के प्रकार। अब भैया रिक्तिका के प्रकार कौन कौन से हैं वो ध्यान देना भैया। रिक्तिका के प्रकार देखो, पहला प्रकार तो भैया रसदानी। पहला प्रकार है रसदानी। रसदानी को भैया इंग्लिश में कहते हैं सेप वैक्यूल। इसमें भैया पदार्थों का संचय होता है। इसमें पदार्थों का संचय होगा तो क्या होगा? खनिज लवणों व पदार्थों का संचय। यदि किसी रिक्तिका में पदार्थों का संचय हो रहा है, खनिज लवणों का संचय, पदार्थों का संचय हो रहा है, तो रसदानी। दूसरा है भैया खाद्यदानी। दूसरा है खाद्यदानी है, इसको कहते हैं फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल, इसमें खाद्य पदार्थों का संचय व पाचन। देखो खनिज लवणों का संचय होगा तो रसदानी, खाद्य पदार्थों का संचय और पाचन होगा तो खाद्यदानी। फिर क्या लिखेंगे वे इसमें? भोजन संचय व पाचन। भोजन का संचय भी करेगी, पाचन भी करेगी। तीसरा है भैया इसके अंदर संकुचनशील रसदानी। देख तो रहा है ना भैया, संकुचनशील रसदानी, और इसको कहते हैं भैया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये उत्सर्जन या जल नियमन करती है। जल नियमन, पानी को अंदर लाना बाहर ले आना। तो क्या कहेंगे भैया इसका कार्य भैया? उत्सर्जन व जल नियमन। भैया नहीं दिख रहा हो तो बता देना। और चौथा पढ़ने जा रहे हैं भैया इसके अंदर, चौथा गैस रिक्तिका। रिक्तिका मतलब दानी, रसदानी है। इसमें भैया वायु का संचय होगा। पर लास्ट है ये, थोड़ा सा नीचे देख लो यार भैया। वायु का संचय, देखो 4 तरह की रसदानी बता रहे हैं। रिक्तिका 4 तरह की, कौन कौन सी? रसदानी होगी सेप वैक्यूल, खनिज लवण व पदार्थों का संचय। दूसरी है खाद्य दानी, फूड वैक्यूल, भोजन का संचय व पाचन। तीसरा है संकुचनशील रसदानी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जल का उत्सर्जन। जल का उत्सर्जन मतलब जल नियमन। और लास्ट है गैस रिक्तिका, वायु का संचय। अरे जीवाणु में पाई जाती है, जीवाणु में, हमारी कोशिका नहीं, जीवाणु में। क्वेश्चन है भैया जीवाणु में, जीवाणु होते हैं ना आपके चारों तरफ तैर रहे हैं, पता नहीं पड़ रहा, बहुत छोटे होते हैं, छोटे छोटे। भैया जीवाणु हवा में तैरते हैं, किसकी वजह से? गैस रिक्तिका के कारण। तो भैया इसमें आया कई बार, जीवाणु की तरणशीलता का कारण बताओ। जीवाणु की तरणशीलता यानी तैरते हैं, तैर, पानी में नहीं हवा में। ले लो भैया स्क्रीनशॉट, एक बार ले लो फिर वापस। देखो पहले तो मैंने बताया रिक्तिका डायग्राम, फिर रिक्तिका के प्रकार, प्रकारों में मैंने कार्य लिख दिए। देखो कोई मुझे अलग से कार्य नहीं बताऊंगा भैया। बताओ पहला कार्य क्या है? खनिज लवणों व पदार्थों का संचय। दूसरा भोजन संचय व पाचन। तीसरा उत्सर्जन व जल नियमन। चौथा जीवाणु की तरणशीलता। कार्य भी तो यही है। ले लो भैया स्क्रीनशॉट। भैया 2 कोशिकांग हो गए, दो कोशिकांग, गोल्जी काय और रिक्तिका। बाकी पढ़ेंगे कल। देखो तुम्हारे क्या अभी सुनाई में आ रहा है 21 तारीख से खुल जाएंगे भैया, लेकिन पहले अपनी सेफ्टी फर्स्ट है, सेफ्टी फर्स्ट। ये तो बोलते नहीं कि भैया हेलमेट लगाया पुलिस वाले पकड़ लेंगे। तो पहले अपने शरीर का पूरे सावधान। यदि अपन स्वस्थ हो, कोई रोग नहीं हो, बुखार नहीं हो, वैसे मुझे पता है सभी स्वस्थ हो, सभी पढ़ रहे तो सभी स्वस्थ हैं अपन, मेरा भी स्वस्थ होना जरूरी है। तो एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। लेकिन मेन चीज जो है भैया, अपन गवर्नमेंट के नियमों के विपरीत नहीं जाते हैं। कुछ कोचिंग वाले क्या है, कुछ लालच के चक्कर में जल्दी पढ़ाना शुरू कर दिया, 10-5 बच्चों को लेके बैठे हुए, उनसे फर्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि अपने होंगे 200, 300, 400, 11-12 के मिला के 500, 600, 700। लेकिन अब ऐसे हो सकता है कोरोना की वजह से थोड़े कम रहे, 100-200 कम भी रह सकते हैं। लेकिन लालच नहीं करें, लालच बुरी बला है भैया। विश्वास रखें, बोर्ड होता है तो भी पूरे में से पूरे नंबर ही ठोकेंगे अपन, राजस्थान बोर्ड में भी ऐसा नहीं। और नीट की एक एक चीज आप एनसीईआरटी किताब उठा के देखो, उसमें से बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी। तो विश्वास तो रखना पड़ेगा भैया। और मुझे भी विश्वास है तुम्हारे में से क्या कई बच्चों के 100 नंबर लाएंगे भाई। देखो जिनके 99 नंबर आए ना, जो 5-6 बच्चे हैं, वो भी तो 100 के लायक थे, पता नहीं कैसे नंबर कट गए। वो बच्चे खुद ही बोलते हैं आकर के। ठीक है भैया, आज के लिए बहुत है, बाय बाय।